डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज का हमारा लेक्चर है पाकिस्तान पिनल कोड पे। क्लास में पहले 2 से 3 लेक्चर तो हमारे हो चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट बहुत कम थे, इसलिए मैं दोबारा से जो पढ़ाया था उसको एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको याद करने में चीज़ें आसानी रहे। और वैसे भी पाकिस्तान पिनल कोड बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, तो इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आपके लिए दोबारा से जो है वो एक दफ़ा डिलीवर कर देती हूँ लेक्चर, ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को पिक कर लें। पहली बात तो ये है कि इसको सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लॉ 2 तरह का होता है। एक है सब्सटेंटिव लॉ और एक है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ से मुराद ये है कि ये इस्टेब्लिश करता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज, और जो गवर्न किए जाते हैं बाय द पीपल और बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और प्रोसीजरल लॉ से मुराद ये है कि ये प्रोवाइड करता है हमें रूल्स कि किस तरह से हमने सब्सटेंटिव लॉ को जो है वो फॉलो करना है, किस तरह से हमने उसके ऊपर जो है वो एक्ट ऑन करना है। तो हम देखें तो सब्सटेंटिव लॉ की जो एग्जांपल है वो है पाकिस्तान पिनल कोड। इसी चीज़ को हम बुनियाद बना के तो इसको हम थॉरली स्टडी करेंगे पाकिस्तान पिनल कोड को, कि पाकिस्तान पिनल कोड हमारा क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। ये क्या करता है कि ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पीपल क्रिएट करता है। तो फिर हम प्रोसीजर लॉ की एग्जांपल देखें तो उसमें हमारा आ जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमारे प्रोसीजरल लॉ भी हैं और हमारे सब्सटेंटिव लॉ भी हैं। चूँकि हम ये पाकिस्तान पिनल कोड को पढ़ने जा रहे हैं तो इसलिए मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की आपको एग्जांपल दी कि जो ये सारी दफ़ात दी गई हैं पाकिस्तान पिनल कोड में, उन सब का प्रोसीजर हम करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। तो इसलिए आपने ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि अगर आपसे कोई सब्सटेंटिव लॉ पूछे तो आप ये बता सकें कि सब्सटेंटिव लॉ जो है वो है हमारा ये एक ऐसा लॉ है जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पीपल एस्टैब्लिश करता है। और जो इसकी एग्जांपल है पाकिस्तान पिनल कोड, इसी तरह से जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है वो क्या करता है, वो हमें रूल्स प्रोवाइड करता है कि हमने किस तरह से सब्सटेंटिव लॉ को जो है वो उसके ऊपर अमल करना है और किस तरह से हमने उसको इन प्रैक्टिस लेके आना है। तो इसके आप प्रोसीजर लॉ के एग्जांपल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दे सकते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड दे सकते हैं। तो अब आपने अपना ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले 2-4 बातें हैं, इनको जहन में रख लेना है। एक तो आपने जब भी लेक्चर सुनना है आपने बुक को इग्नोर नहीं करना। अपना बेयर एक्ट या आपके पास मेजर एक्ट जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, कोशिश करनी है कि बेयर एक्ट तो सबके पास हो। बुक सामने रख के तो आपने फिर लेक्चर को सुनना है। अब यह है कि लेक्चर के दौरान आपके पास एक पेंसिल भी होनी चाहिए, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। जो भी सेक्शंस में आपको बताऊं कि किस सेक्शन ने को हमने किस सेक्शन के साथ मिला के पढ़ना है, वो आपने अपने बुक के ऊपर भी उसको नोट कर लेना है, और अगर मुमकिन हो तो आपने अपने नोटबुक के ऊपर भी साथ साथ उसको नोट करते जाना है। क्योंकि जब तक आपको सेक्शंस को दूसरे सेक्शंस के साथ मिलाना नहीं आएगा, आपको ये पता नहीं होगा कि किस सेक्शन को हमने किस सेक्शन के साथ मिला के पढ़ना है, तब तक आपका ये पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ना बिल्कुल बेकार होगा। इसलिए जब भी आपने इसका लेक्चर सुनना है, आपके पास बुक हो, आपके पास पेंसिल हो, आपके पास नोटबुक हो, और आपने उन चीज़ों को जिसको हमें जिसके साथ मिला के पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपने ऐसे करना है कि आपने अपने तमाम सेक्शंस के ऊपर प्लस का निशान डाल के तो आपने वो सेक्शंस जो जिस सेक्शन को भी जिसके साथ हमने मिलाना है वो ऊपर छोटा सा आपने लिख लेना है, ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो आपको पता हो कि हमने इस बुक को इस तरह से पढ़ना है। और ये बुक आपकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहें तो उसके लिए भी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अब हम जो है बाकायदा हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसके सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं हम इस बुक को। तो देखेंगे हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी उनको ज़रा हम जो है वो छोड़ देंगे। तो कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, उन सारी चीज़ों को टच किया जाए, उनको डिस्कस कर लिया जाए। अब जो कि हमारा सब्जेक्ट है पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का ये सब्जेक्ट है हमारा। पाकिस्तान पिनल कोड में अब सारी की सारी दफ़ात बताई गई हैं कि जब किसी लॉ की वायलेशन होती है
तो उन वायलेशंस के तहत कौन कौन सी दफ़ात जो हैं वो लगेंगी। तो ये सारी दफ़ात हम इसमें पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर। और इसका अगर हम चैप्टर 1 देखें तो जब भी एक बात और याद रखनी है कि जब भी आपने कोई स्टैचू शुरू करना है, कोई बेयर एक्ट पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आपके जहन में उसकी स्कीम होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके टोटल कितने सेक्शंस हैं और इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, कितने इसके चैप्टर्स हैं। आपने जब भी स्टार्ट करना है इसको पढ़ना, तब से आपने इसके सेक्शंस, इसके चैप्टर्स इसी तरह से इनको याद करना है। सबसे पहले आपने इसकी स्कीम को जो है वो मद्देनजर रखना है, उसको करना है। तो जब आपके जहन में स्कीम होगी किसी भी स्टैचू की, तो आपके लिए वो चीज़ें याद करना बहुत आसान रह जाएंगी और इनका एक एक सेक्शन याद करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप सेक्शन का एक एक लफ्ज़ ज़बानी याद करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आपने क्या करना है कि सेक्शंस के असेंशियल्स को याद करना है, आपने कंसेप्ट्स लेने हैं। आपको वर्ड टू वर्ड सेक्शंस को रटा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने सेक्शंस के ऊपर। तो अब हम बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं पाकिस्तान पिनल कोड का। इसका चैप्टर 1 देखेंगे तो सेक्शन 1 से लेके तो 5 तक जो है वो हमारे इंट्रोडक्शन के सेक्शंस हैं। तो किसी भी बुक का आपने जब आगाज़ करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ तक इसकी एक्सटेंशन है स्टैचू की, और उसमें क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो इसका चैप्टर 1 है, सेक्शन 1 है इसका, कहते हैं टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कोड। तो इसका क्या है, इसका टाइटल क्या है, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द पाकिस्तान पिनल कोड एंड शैल टेक इफेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान। इसका टाइटल क्या है कि इट इज़ कॉल्ड द पाकिस्तान पिनल कोड और इसकी एक्सटेंशन है इन दी होल ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए उसका जो सेकंड सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान एटसेट्रा। सेक्शन 2 हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मैं आपको ओवरऑल हवाला दे देती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान एटसेट्रा, कि वो तमाम ऑफेंसेस जो पाकिस्तान के अंदर कमिट होते हैं उनको डील किया जाएगा पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। फिर उसके बाद हमारा इसका सेक्शन 3 है पाकिस्तान पिनल कोड का, उसमें कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। कहते हैं कि सेक्शन 2 तो हमें क्लियर कट बता रहा है कि वो तमाम ऑफेंसेस जो कमिटेड हैं इन पाकिस्तान, उनका ट्रायल किया जाएगा पाकिस्तान में। अब ये है कि जो ऐसे ऑफेंसेस जो बियॉन्ड दी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान कमिट हुए हैं, उनका जो है वो ट्रायल कहाँ पे किया जाएगा या उनको क्या किस लिहाज से कंसिडर किया जाएगा। अब सेक्शन 3 हमें ये प्रोवाइड करता है, मटेरियल कहता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है बियॉन्ड दी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वो एक्ट जो है वो ऐसे कमिट करता है कि जिसका जो मैनर्स हैं वो पाकिस्तान पिनल कोड में बताए गए हैं। या इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर कोई एयरक्राफ्ट है या शिप है, वो रजिस्टर है पाकिस्तान में, अगर वो इन सर्टन सर्कमस्टांसिस मौजूद है और इन दी बियॉन्ड दी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पे अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उन ऑफेंसेस का ट्रायल जो है वो पाकिस्तान के अंदर कमिट किया जाएगा, या जिस तरह से हमें प्रोसीजर बताएगा कि इसका इस तरह से ट्रायल किया जाना है तो उसका उस लिहाज से ट्रायल होगा। अब जो है इसका सेक्शन 4 और 5 इतना ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा अपना टाइम नहीं लगाएंगे। हम डायरेक्ट आ जाते हैं अब इसके डेफिनेशंस के पोर्शन पे। अब आप देखेंगे कि आप कोई भी एक्ट स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी स्टैचू स्टार्ट करते हैं, तो उसमें एक इंटरप्रिटेशन क्लास ज़रूर दी गई होती है। इंटरप्रिटेशन क्लास जो है वो इंतहाई ज़रूरी है किसी भी स्टैचू के लिए, किसी भी एक्ट के लिए। तो आपको सबसे पहले उस इंटरप्रिटेशन क्लास की मुकम्मल तौर पे समझ होनी चाहिए आपको, क्योंकि उस इंटरप्रिटेशन क्लास का मकसद ये होता है, उसका मतलब ये है कि वो तमाम जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं इंटरप्रिटेशन क्लास में, वो आगे जाके तो वो उस एक्ट में उनका इस्तेमाल होना होता है बार बार उन अल्फाज का। तो इसलिए हमें उन अल्फाज के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, उनकी बाकायदा एक डेफिनेशंस बताई गई हैं,
अब आगे जाके स्टैचू में पता नहीं वो कितनी हो सकता है वो 100 दफ़ा वर्ड इस्तेमाल हुआ हो। अब हम 100 दफ़ा स्टैचू के अंदर उसकी डेफिनेशन करने तो नहीं बैठ जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम कोई स्टार्ट करते हैं, एक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई स्टैचू स्टार्ट करते हैं, तो हमें उसकी इंटरप्रिटेशन क्लास के ऊपर मुकम्मल तौर पे ग्रिप होनी चाहिए, उसके एक एक क्लास की हमें समझ होनी चाहिए। स्पेशली उन वर्ड्स की तो हमें ज़रूर समझ होनी चाहिए कि जो बार बार सेक्शंस में उनका हवाला दिया गया है या वो इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी जो है इंटरप्रिटेशन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये सेक्शन 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सेक्शन 6 से लेके तो 52A तक ये हमारा जाएगा, इसकी डेफिनेशन सारी बताएगी। इसके बाद भी जो अंदर अंदर भी कुछ ऐसे सेक्शंस आएंगे जिनके अंदर उनकी डेफिनेशन वगैरह बताई गई होंगी, लेकिन ये 6 से लेके तो 52A तक जो सेक्शंस हैं ये सारे के सारे हमारे इंटरप्रिटेशन क्लास को डील कर रहे हैं। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है ये इंटरप्रिटेशन क्लास, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। और आप में से जो बच्चे कल को कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अब हम इसकी जो वैसे तो पहले क्लास में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करूँगी। इसमें जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हमारी वो है सेक्शन 19 है पाकिस्तान पिनल कोड का, और डेफिनेशन है जज की डेफिनेशन है। तो आपका मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बेयर एक्ट आपके पास होगा, आपके पास सामने बुक खुली हो तो फिर ही आपने इस लेक्चर को सुनना, अदरवाइज आपके पल्ले कुछ नहीं बढ़ेगा अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो सेक्शन 19 है, जज की डेफिनेशन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अब हम देख लेते हैं कि इसमें है क्या। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of a body of persons, which body of persons is empowered by law to give such a judgment। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। सिंपली आपने ये याद रखना है कि जज हम किसको कह सकते हैं, कौन जज है। तो इसके लिए कि कोई भी ऐसा बंदा जिसको एम्पावर्ड किया है लॉ ने और जिसको अथॉरिटी दी है लॉ ने कोई जजमेंट डिलीवर करने के लिए इन एनी सिविल मैटर और इन एनी क्रिमिनल मैटर, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव द डेफिनेटिव जजमेंट इन सिविल और क्रिमिनल मैटर्स, तो उसकी जो जजमेंट है वो डेफिनेटिव हो और किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज ना हो सकती हो, यानी कि एक कम्पिटेंट अथॉरिटी ने वो जजमेंट डिलीवर की हो, तो जो जजमेंट डिलीवर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, जज कहलाएगा वो पर्सन। तो इसके बाद हम साथ ही आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। पहले हमने सेक्शन 19 में जज की डेफिनेशन पढ़ी। जज कौन शख्स कहलाता है, जज वो शख्स है जिसको एम्पावर्ड किया है लॉ ने कि वो किसी भी सिविल या किसी भी क्रिमिनल मैटर के ऊपर डेफिनेटिव जजमेंट दे के, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, जज। उसके बाद हम अब आ जाते हैं आगे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के ऊपर। ये डेफिनेशन थोड़ी लंबी है लेकिन आपने इसको याद ज़रूर कर लेना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन भी। बेसिकली पब्लिक सर्वेंट का कंसेप्ट तो यही है कि वो बंदा जो स्टेट के बिहाफ पे काम कर रहा है या जिसको स्टेट ने अथॉरिटी दी है या जिसको अपॉइंट किया हुआ स्टेट ने, वो शख्स क्या कहलाएगा, पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन से लोग फॉल करते हैं ये हम सेक्शन 21 में देख लेते हैं। सेक्शन 21 it says that the word public servant denotes a person falling under any of the description in after following namely। पब्लिक सर्वेंट में ये जो नीचे आप बंदों को हम डिस्कस करने लगे हैं ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट में फॉल करेंगे। सबसे पहला जो इसका फर्स्टली हिस्सा है पब्लिक सर्वेंट का वो तो ओमिटेड है, सेकंड से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो कहते हैं एवरी कमीशनड ऑफिसर्स इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान while serving under the फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कहते हैं कि कोई भी जो है कमीशनड ऑफिसर, चाहे वो मिलिट्री का बंदा हो, नेवल का बंदा हो या फिर वो किसी भी जो फोर्स है पाकिस्तान में उसका बंदा हो, तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। थर्ड है एवरी जज, जो जज है वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाता है।
4th नंबर पे है कि एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट अ रिपोर्ट टू एनी मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट। ये 4th जो पार्ट है इसका थोड़ा लेंथी है, इसका मैं आपको बस कंसेप्ट दे देती हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा कि जो स्टेट के बिहाफ पे या किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको परमिशन दी हुई है किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और रिपोर्ट तलब की हो, तो वो बंदा जब स्टेट के बिहाफ पे या कोर्ट ऑफ जस्टिस के बिहाफ पे कोई काम सर अंजाम दे रहा होगा तो वो भी हमारा पब्लिक सर्वेंट में फॉल करेगा। 5th नंबर पे है कि एवरी जूरी मैन, असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। के ये जो ज्यूरी मैन है कि यानी कि जिसको किसी लॉ ने अथॉरिटी दी है कोई फैसला करने की, या असेसर भी हम कोई ऐसा बंदा है कि जो टैक्सेस वगैरह मुकर्रर करने वाला है, या फिर इसके अलावा कोई भी मेंबर ऑफ पंचायत है जिसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने या अथॉरिटी दी हुई है कि आप कोर्ट के बिहाफ पे काम करें, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। 6 नंबर पे है आगे कि एवरी आर्बिट्रेटर अदर पर्सन टू होम एनी काज और मैटर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। कहते हैं कि कोई भी ऐसा आर्बिट्रेटर या कोई भी दूसरा शख्स जिसको जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई अथॉरिटी ग्रांट करती है या फिर कोई जो है कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी उसको कोई पावर ग्रांट करती है कि वो डिसाइड करे मैटर्स को दो लोगों के दरमियान, तो वो बंदा भी जो है पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। उसके बाद 7th नंबर पे है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय विच ऑफ विच इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट कि कोई भी ऐसा शख्स जो किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहा है जिसको लॉ ने अथॉरिटी दी हुई है कि वो लोगों को कन्फाइन करे, यानी कि जो लोगों को जैसे ये जो जेल में अपनी ड्यूटीज अंजाम दे रहे होते हैं, इनका काम होता है कि इन्होंने लोगों को कन्फाइन करना होता है, तो ये वाला बंदा इसको भी जो है स्टेट ने अथॉरिटी दी हुई है तो ये भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। उसके बाद 8 नंबर पे है कि एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज़ as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice or to protect the public health, safety or convenience। ये तो सिंपल ही है कि तमाम लोग जो स्टेट के बिहाफ पे गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं, स्टेट के बिहाफ पे अपने जो है वो इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं या वो असिस्ट कर रहे हैं किसी न किसी तरह से स्टेट को, तो ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। उसके बाद 9th नंबर पे है कि एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव की आर एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आर टू मेक एनी सर्वे। अब ये भी थोड़ा पार्ट इसका लेंथी है, इसका मैं बस आपको कंसेप्ट दे देती हूँ कि कोई भी ऐसा ऑफिसर जो स्टेट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, लेकिन शर्त ये है कि वो स्टेट के लिए काम कर रहा हो, स्टेट के लिए परचेज और सेल कर रहा हो, तो वो बंदा भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। 10th नंबर पे है आगे कि एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ सच ऑफिसर टू टेक सर्विस की आर एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट आर टू लेवी एनी रेट आर टैक्स। इसमें भी ये है कि जो कोई बंदा स्टेट ने अपॉइंट किया हुआ है फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस और फॉर द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, तो ये जो तमाम लोग हैं जो स्टेट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं ये सब लोग भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। उसके बाद 11th नंबर है इसका कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन विच ऑफ विच इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर publish, maintain or revise any electoral roll or to conduct an elections or part of an election। 11th नंबर पे उन्होंने ये बताया कि वो बंदा भी पब्लिक सर्वेंट में फॉल करेगा कि जिसको स्टेट ने अपॉइंट किया हुआ है, उसके ऊपर ड्यूटीज़ आयद की हुई हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन, या वो इलेक्टोरल रोल में अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, या वो इलेक्शन में किसी भी कोई भी इसका पार्ट जो है उसका उसमें वो अपनी परफॉर्मेंस जो है उनको इंश्योर कर रहा है, तो वो बंदा भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। तो ये इसके 11 पार्ट हैं पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के, जिसमें से जो इसका पहला पार्ट है वो तो ओमिटेड है, और इसके बाद जो सेकंड नंबर से स्टार्ट हो रहा है वो 11 तक हमारा जो है वो तमाम बंदे जो हमने इस डेफिनेशन के अंदर पढ़े वो हमारे पब्लिक सर्वेंट में फॉल करेंगे। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, सेक्शन है 23 पाकिस्तान पिनल कोड का। इसमें डेफिनेशन बताई गई है रॉन्गफुल गेन की और रॉन्गफुल लॉस की। अब रॉन्गफुल गेन का क्या मतलब है, रॉन्गफुल लॉस का क्या मतलब है, ये हम इसके सेक्शन 23 के मुताबिक देखते हैं पाकिस्तान पिनल कोड का। सेक्शन 23 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड सेज दैट
wrongful gain is gained by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। wrongful gain एक ऐसा गेन है, एक ऐसा फ़ायदा है जो हम एक ऐसी प्रॉपर्टी से लेते हैं जिसके हम लीगली इंटाइटल नहीं हैं। यानी कि कोई ऐसा बंदा किसी ऐसी प्रॉपर्टी से कोई फ़ायदा लेता है, किसी ऐसी प्रॉपर्टी से वो अपने लिए इनकम बना रहा है, वो प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका वो लीगली ऑनर नहीं है या लीगली उसके ऊपर कोई वो अथॉरिटी नहीं रखता उसको इस्तेमाल करने की। यानी कि उसका लीगली ऑनर कोई और बंदा है, तो लेकिन वो उसको महरूम करके तो वो खुद उससे फ़ायदा ले रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, रॉन्गफुल गेन। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो है रॉन्गफुल लॉस का। तो रॉन्गफुल लॉस इज़ द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लॉसिंग इट इज़ लीगली इंटाइटल्ड। यानी कि रॉन्गफुल लॉस से मुराद एक ऐसा लॉस है यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके हम लीगली इंटाइटल्ड हैं लेकिन हम उससे कोई फ़ायदा नहीं ले रहे, बल्कि हमको नुकसान हो रहा है, और जो हमें नुकसान हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, रॉन्गफुल लॉस। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि एक ए शख्स है और एक बी शख्स है। ए शख्स एक प्रॉपर्टी का इंटाइटल है, उसका ऑनर है, तो बी उसका ऑनर नहीं है। तो बी क्या कर रहा है कि ए को महरूम कर रहा है उससे उस प्रॉपर्टी से गेन लेने के लिए। वो खुद गेन ले रहा है उस प्रॉपर्टी से, तो इसलिए जो बी उस प्रॉपर्टी से जो ए की मलकियत में है उससे जो गेन लेगा वो उसका रॉन्गफुल गेन होगा। और ए जो उसका लीगली इंटाइटल था उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो उसमें से उसको लॉस हो रहा है, तो वो उसका जो है वो रॉन्गफुल लॉस होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और इसके बाद हम आ जाते हैं, इसका सेक्शन 26 है पाकिस्तान पिनल कोड का। इतना अहम नहीं है लेकिन अहम भी है, आपने इसको भी देख लेना है। डिसऑनेस्टली है सेक्शन 26 पाकिस्तान पिनल कोड का, कि कहता है whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। कहते हैं कि कोई बंदा कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है कि जिसमें उसकी इंटेंशन क्या है, किसी दूसरे बंदे को रॉन्गफुल गेन करने की या फिर रॉन्गफुल लॉस करने की, तो वो इस रॉन्गफुल गेन करने के लिए या रॉन्गफुल लॉस करने के लिए जो एक्ट कमिट करेगा उसको हम कहेंगे कि उसने डिसऑनेस्टली वो एक्ट कमिट किया है। उसके बाद सेक्शन 25 है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो है फ्रॉडुलेंटली। अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। कहते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे उसका मकसद क्या है, किसी दूसरे बंदे को डिफ्रॉड करना, यानी कि उसकी इंटेंशन ये है कि वो किसी दूसरे बंदे के साथ फ्रॉड कमिट करना चाहता है, तो वो हमारा फ्रॉडुलेंटली कहलाएगा। उसके बाद है सेक्शन 26। सेक्शन 26 है रीज़न टू बिलीव। अब जो रीज़न टू बिलीव है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। रीज़न टू बिलीव, अब पूरी की पूरी जो हमारी पीपीसी है वो रीज़न टू बिलीव के ऊपर फॉल करती है। यानी कि जब भी कहीं पे कोई वकूआ हुआ या कोई ऑफेंस कमिट हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी कोई ऐसा मटेरियल हो कि जो जिसके ऊपर हम बिलीव कर सकें कि ये वाकई में ये वकूआ हुआ है, और ये रीज़न्स हैं हमारे पास इसके ऊपर बिलीव करने के लिए। तो सेक्शन 26 कहता है कि अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ़ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। कहते हैं कि एक शख्स, हम उसको कह सकते हैं कि वो टू हैव रीज़न टू बिलीव, अगर उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज है बिलीव करने के लिए, तो हम कहेंगे कि मतलब कि रीज़न टू बिलीव है, इस चीज़ को जो है वो तस्लीम कर लिया जाए, हम अडकल तस्लीम कर ले इस बात को कि ये बात दुरुस्त है। जैसे मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देती हूँ रीज़न टू बिलीव की, बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि अगर कहीं पे कोई ऐसा हुआ है कि मर्डर हो गया है, अब उसका कोई आई विटनेस नहीं है, मर्डर हुआ है। अब हुआ ये कि जिस बंदे ने मर्डर किया है, वो मर्डर करने के बाद अगर उसने किसी को जो है वो मतलब छुरा वगैरह मार के उसका मर्डर किया है, तो मर्डर करने के बाद जब वो बाहर निकला, वहाँ से किसी बंद कमरे में किया है, वहाँ से वो बाहर निकला तो उसके कपड़ों के ऊपर खून के छींटे पड़े हुए थे। तो अब जैसे वो कमरे से बाहर निकला किसी को मार के, तो वो जल्दी जल्दी में अब भागा जा रहा है, उसके हाथ में जुड़ा भी है, उसको भी खून लगा हुआ है, उसके कपड़े भी खून में लथपथ है। तो अब चूंकि ये नहीं पता कि मर्डर हुआ है बंद कमरे में, उसका कोई चूंकि आई विटनेस नहीं है,
अब ऐसे हुआ कि 1 घंटे के बाद ये शोर बढ़ गया कि फ़लाँ जगह पे ना एक मर्डर हो गया। अब वहाँ पे हालात वाक़यात ऐसे हैं कि वहाँ पे कोई जो है नहीं है, कोई आई विटनेस भी नहीं है। अब जब वो बंदा जिसने मर्डर किया था, जब वो मर्डर करने के बाद उस कमरे से निकला और वो जल्दी जल्दी में जा रहा था, तो उसको जाते हुए कुछ लोगों ने देखा। उन्होंने देखा कि फ़लाँ बंदा जल्दी में भी है, उसके जो कपड़े हैं वो भी खून से लथपथ हैं। तो उन लोगों ने जैसे सुना कि मर्डर हुआ है, तो फौरी तौर पे उनके दिमाग में एक बात आएगी कि फ़लाँ बंदे को हमने जाते हुए देखा, उसके ये उसकी कंडीशन थी। तो ये हमारे पास एक रीज़न बन जाती है यकीन करने के लिए कि मर्डर हुआ है, फ़लाँ बंदे ने किया होगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये रीज़न टू बिलीव है, यानी कि जब हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं कि वाकई में कोई वक़ूआ हुआ है, तो इसी चीज़ को हम रीज़न टू बिलीव कहते हैं। इसके साथ ही अब हम आगे चलते हैं। सेक्शन 28 है काउंटरफीट का। इसकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगी, सिंपली मैं आपको इसका जो है वो हवाला दे देती हूँ कि काउंटरफीट का मतलब ये है कि जाली करेंसी बनाना, कि जो भी कोई बंदा जाली करेंसी बनाने की कोशिश करता है या फिर वो जो है वो उसकी सेम टू सेम शक्ल बना देता है करेंसी की, या फिर वो सेम टू सेम शक्ल अगर नहीं भी बनी, उसमें कोई कमी पेशी रह गई है, लेकिन उसने कोशिश की कि वो स्टेट को जो है वो टीज़ करे या फिर स्टेट को धोखा दे, इस नीयत से उसने कोई ऐसी करेंसी तैयार की, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसने काउंटरफीट की है। उसके बाद जो हमारी अहम डेफिनेशन है वो है सेक्शन 29 है पाकिस्तान पिनल कोड का। ये डेफिनेशन है हमारे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है। तो डॉक्यूमेंट, द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter. Simply डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मैटर जिसके ऊपर हम एक्सप्रेस करते हैं कोई ओपिनियन, कोई मटेरियल जिसको हम बाद में एज अ एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट कहलाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अब जो हमारी इसकी डेफिनेशन है, अहम है सेक्शन 34। सेक्शन 34 के साथ हमने सेक्शन 149 पढ़ना है। इसको फिलहाल मैं स्किप करती हूँ, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ये क्वेश्चन बनता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही इसकी आगे देख लेते हैं डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट हैं। वो आ जाए, आप सेक्शन आ जाएँ, सेक्शन 39 पे आ जाए। सेक्शन 39 है वॉलंटरीली, यानी कि जब हम कोई भी काम अपनी मर्जी के साथ करते हैं। वॉलंटरीली का मतलब है रजाकाराना तौर पे हम काम करते हैं। तो कहते हैं कि पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। वॉलंटरीली का मतलब ये है कि जब कोई बंदा कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जिसकी उसके पास जो है वो अपनी मर्जी के साथ वो कोई एक्ट कर रहा है, उसको पता होता है कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, या मैं ये जो एक्ट कर रहा हूँ मेरे इस एक्ट की वजह से अगला बंदा हर्ट होगा, या अगले बंदे की जान जा सकती है, या अगले बंदे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँच सकता है, फिर भी वो जानते बूझते जो भी वो एक्ट कमिट करेगा उसको हम कहेंगे कि उसने एज अ वॉलंटरीली वो एक्ट कमिट किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके सेक्शन 40 है ऑफेंसेस। कहते हैं कि एक्सेप्ट in the chapters and sections mentioned in class 2 and 3 of this section, the word offense denotes a thing made punishable by this body। इतना अहम नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। आगे हम सेक्शन 41 पे आ जाते हैं। 41 पे है स्पेशल लॉ और 42 पे है लोकल लॉ। इन दोनों को हम इकट्ठे ही डिस्कस कर लेते हैं। 41 में है स्पेशल लॉ। कहते हैं स्पेशल लॉ इज लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि स्पेशल लॉ एक ऐसा लॉ है जो सिर्फ और सिर्फ ख़ास सब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे आप कल को फील्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, या फिर आपका वो है CNSA है, या फिर आपका एंटी टेररिस्ट एक्ट है। इस तरह के कुछ ऐसे लॉज हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं, तो वो हमारे स्पेशल लॉ में फॉल करेंगे। लोकल लॉ ये ऐसे लॉज होते हैं कि जो तमाम जो हैं सब्जेक्ट्स उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं। A localized law applicable only to particular part of the territories comprised in the पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर जो तमाम टेरिटोरीज हैं उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है, लोकल लॉ।
उसके बाद सेक्शन 44 है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंजरी का सेक्शन है। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली काज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। यानी कि इंजरी का जहाँ पे भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा इस पूरे के पूरे एक्ट में, इस पूरे के पूरे स्टैचू में, तो वहाँ पे इंजरी का मतलब ये होगा कि किसी शख्स को नुकसान पहुँचाया गया है इन द शेप ऑफ बॉडी, इन द शेप ऑफ माइंड और इन द शेप ऑफ रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। यानी कि किसी शख्स को अगर बॉडीली इंजर किया जाए तो उसको भी इंजरी कहेंगे, अगर किसी को मेंटली नुकसान पहुँचाया जाए तो वो भी हम कहेंगे कि उस बंदे को इंजर किया गया। अगर किसी बंदे की रेपुटेशन बर्बाद की गई है तो उसको भी हम कहेंगे कि उसकी रेपुटेशन इंजर की गई है। अगर किसी शख्स की प्रॉपर्टी इंजर की जाए या उसके किसी कारोबार के ऊपर जो है वो कोई गलत बयानी की जाए तो हम कहेंगे कि इसको इंजर किया गया है। तो जहाँ पे भी लफ्ज़ इंजरी का इस्तेमाल होगा हम कह सकते हैं कि वो इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद इसका आ जाता है सेक्शन है 52, इम्पोर्टेंट है, गुड फेथ। Nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention। कहते हैं कोई भी ऐसा एक्ट जो विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन कमिट किया जाएगा तो हम कहेंगे कि वो एक्शन इन गुड फेथ नहीं कमिट किया गया। यानी कि गुड फेथ में किया हुआ हम कहेंगे कि ये वाला जो एक्ट है किसी बंदे का वो इन गुड फेथ नहीं है जब उसने प्रॉपर केयर और अटेंशन का इस्तेमाल नहीं किया होगा, उसके बगैर उसने इसका इस्तेमाल किया होगा। उसके बाद सेक्शन 52A है हार्बर का, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो इसका मतलब ये है कि हार्बर का मतलब ये है कि किसी को पनाह देना, जो कोई है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको पनाह देना, और इसके अलावा उसको उसकी मदद करना, उसको शेल्टर प्रोवाइड करना, उसको फूड प्रोवाइड करना, उसको क्लोथ प्रोवाइड करना, या उसकी किसी भी तरह से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जब हम हेल्प करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो उसकी जो है उसको हार्बर किया गया। तो ये यहाँ तक था हमारा सेक्शन 52A तक हमारा डेफिनेशन का के सेक्शन थे हमारे जो इम्पोर्टेंट थे। हमने उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। इसमें से एक सेक्शन हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 34 वो डिस्कस करने वाला रह गया है, तो उसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और वो उसके ऊपर एक मुकम्मल क्वेश्चन है और उसको मुकम्मल क्वेश्चन बना के हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो सारी डेफिनेशंस हैं इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंतहाई अहम है। इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर जो है उसको क्लोज़ करती हूँ और मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।